अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो कायम किए गए थे पंजाब में साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो नाम दिए गए थे उस फैसले को मुअत्तल कर दिया है। और साथ ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने यह भी कहा है कि अब मामला जो नई चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं उनकी हल्फ बर्दारी के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के दरमियान बामानी मुशावरत के बाद नए ट्रिब्यूनल्स तश्कील दिए जाएंगे। अब इस सारे मामले के ऊपर 8 फरवरी के इंतखाबात, उसमें मुबैना धांधली के इल्ज़ामात, क्या उन पर उज़रदारियों पर जो मामलात चल रहे थे वो फैसला वो मुअत्तल हो जाएगा, वो रुक जाएंगे, उनकी प्रोसीडिंग्स कैसे आगे चलेंगी, आगे किस किस्म के ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, और ख़ास तौर पर वो ट्रिब्यूनल्स जो मुस्लिम लीग नून के फातेह करार दिए जाने वाले उम्मीदवारों से फॉर्म 45 तलब कर रहे हैं, मांग रहे हैं कि रिकॉर्ड पेश किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि ओरिजिनल फॉर्म 45 लेकर हाजिर हों। क्या ये मुमकिन है? आखिर ऐसा क्यों है कि इन ट्रिब्यूनल्स को तब्दील करने के लिए एक परेशानी वाज़े तौर पर नजर आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी, और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुख्तलिफ हीले बहाने करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी जज के ऊपर एतराज़ उठाया जाता है। इस्लामाबाद में हमने देखा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनके ऊपर नेपोटिज्म का इल्ज़ाम लगाया गया, उनको अकरबा परवरी का कहा गया कि ये जज बाइस्ड हैं, ये शायद फैसला कर चुके हैं। तो क्या फॉर्म 45 इतना ही नाजुक मामला है कि अगर आप फॉर्म 45 मांग रहे हैं तो आपको अकरबा परवरी का इल्ज़ाम आप पर लगा दिया जाए? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब, माहिर कानून है। एतजाज़ अहसन साहब, ये बताइएगा कि ये फॉर्म 45-47 का मामला ये लगता है कि हल नहीं होने वाला। अब आपके ख्याल में जो अभी तक प्रोसीडिंग हुई है, जस्टिस अनवार हुसैन ने गुज़श्ता रोज़ जो समाअत की थी PP 159 के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के महर शराफत अली वो तो कहते हैं कि मेरे पास 102 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 मौजूद हैं। अदालत ने कहा था कि 30 तारीख तक फॉर्म 45 लेकर मरीम नवाज साहिबा के वकील भी हाजिर हो जाएं और इलेक्शन कमीशन भी। और अब क्या ये जो अब तक कार्रवाई हुई है ये भी कलअदम हो जाएगी इस मुअत्तली के बाद? ईसा जी, जो भी नून लीग के टिकट पे पंजाब से मुंतखब हुआ है और इस्लामाबाद जी, उसके सेंध में एक लाश गड़ी हुई है, वो उसको छुपाता है और छुपाएगा। उस सेंध में आप दाखिल होंगे तो लाश गड़ी हुई वो आपको नजर आ जाएगी कि ये मिट्टी यहाँ से कोई खोदी भी है और यहाँ कुछ दफन है। वहां लाशें दफन है इनके, और वो लाशें क्या है? वो फॉर्म 45 है। जिस तरह ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं फॉर्म 45 को कि नजर ना आए, वो फॉर्म 45 का तो भांडा फोड़ चुकी थी ये इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन इसमें जिम्मेदार है और सबको उनको हथकड़ी लगनी पड़ेगी अगर फॉर्म 45 ये निकल आए। और ये इसमें बड़े बड़े ये मियां नवाज शरीफ की फॉर्म निकल आई थी ना, उसका एनालिसिस भी लोगों ने किया था, क्योंकि वो इस इलेक्शन कमीशन ने आज खुद लगा दिए थे अपनी वेबसाइट पे, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जी। अब मियां नवाज शरीफ की जो फॉर्म 45 थी, मियां नवाज शरीफ डॉक्टर यास्मीन राशिद से बिल्कुल हारा होता, उसकी फॉर्म 45 में जो लगी सरकारी तौर पर, उसमें उसके जहाँ 14 थे वहाँ 714 बना, 7 लगा के आगे किए हुआ था। जो 3 को 8 बनाया हुआ था, 2 को 5 बनाया हुआ था, और इस तरह कम से कम 1 लाख वोट उसमें ऐड किया गया। 1 लाख वोट? अब वो 1 लाख कम से कम, और यास्मीन राशिद को डाउन किया हुआ था। ये इन्होंने पैटर्न बना लिया हुआ है। ये पैटर्न बना है जो नवाज शरीफ को 2013 में इल्म था कि ये पैटर्न है, और वो पैटर्न ये है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, बिल्कुल है इसमें इस बारे में कि रिकाउंट कितनी दफा हो सकती, कितनी दफा आप वोट गिनती करवा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कड़ी शराइत लगाई हुई है कि जब तक बहुत ऑब्वियस धांधली पोलिंग स्टेशन पे ना हुई हो,
गड़बड़ ना हुई हो, मार कुटाई ना हुई हो, आप उस पोलिंग स्टेशन का एक दफा रिटर्निंग ऑफिसर उसको कर दे, एक दफा वो कर दे कंसोलिडेट रिजल्ट, तो उसके बाद वो नहीं उसका कुछ तो इत्तेजाज हसन साहब, इस हवाले से कोई पहले नज़ीर मौजूद है? इलेक्शन एक्ट 2017 जिस तरीके से कहता है कि मशावरत होनी है, चीफ जस्टिस कंसर्न जो हैं उन्होंने नाम देने हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस शहजाद मलिक, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उनकी जानिब से जो ट्रिब्यूनल बनाए गए उसके ऊपर एतराज़ करते हुए कहा कि हमें 20 नाम भेज दें, हम डिसाइड करेंगे कि ट्रिब्यूनल कौन होगा। फिर ये मामला किस तरह से जस्टिस शाहिद करीम की अदालत से फिर इवेंचुअली नोटिफाई हुआ और अब सस्पेंड हो गया। क्या इस हवाले से कोई पहले नज़ीर है कि इस तरीके से ट्रिब्यूनल्स बनाने के मामले पर इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी आईनी अदालत से टकराया हो? इलेक्शन कमीशन तो कभी इस तरह टकराया नहीं है, कभी इस तरह। जो राजा सुल्तान सिकंदर ने किया है, उसने ये सब लाशें खुद दफनाई हैं हर एमएनए के सेन में। ये फॉर्म 45 ये लाशें उसके वो रंगे हाथों पकड़ा गया। जब उसने वो फॉर्म लगा दिए 45, मरियम की लगाई, ख्वाजा आसिफ की लगाई, ये उसकी शहबाज शरीफ वजीर आजम की लगाई, इनको कौन ना ले आए, इनको कौन ना ले आए? ओन चौधरी की, और वो जो है ये अता तारड़ जो जिसने हरा दिया है लाख वोट से चेयरमैन बिलावल भुट्टो को। वो लोग कौन से तारड़ को वोट डालना चाहते थे वो तो जानते ही नहीं। तो आपका तो बड़ा जबरदस्त, आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो आप इन एंड आउट समझते हैं। एक तरफ पीपल्स पार्टी के कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि धांधली हुई, वो फॉर्म 45-47 का रोना उसी तरीके से रोते हुए नजर आते हैं जैसे तहरीक इंसाफ के कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन आपके ख्याल में क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जिस हल्के से इलेक्शन लड़े और वहां से अता तारड़ जो है वो रिटर्न कैंडिडेट करार दिए गए, क्या उनके पास पीपल्स पार्टी के पास फॉर्म 45 मौजूद नहीं है? और क्या इस कजिए को खत्म करने के लिए वो अपने फॉर्म 45 सामने रखकर नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली वो हल्का जीता किसने है? वो बिल्कुल बताया जा सकता है, उसमें कोई शक ही नहीं मुझे। वो जो हल्का है वो जरा ये मुरब्बत में, पीपल्स पार्टी जरा मुरब्बत में एक इत्तेहाद बन गया है, और इत्तेहाद में वो ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अताउल्लाह तारड़ से हार ही नहीं सकता लाहौर में। दोनों बाहर से होंगे, लाहौर के नहीं होंगे, पर हार ही नहीं सकता। लोग बिलावल को, चेयरमैन बिलावल को वोट देना चाहते थे, माएँ बहनें देना चाहती थी, और यही है, ये तो हल्का ही उसका था। चाहे पीपल्स पार्टी का कितना बुरा हाल हो लाहौर शहर में, बट ये हल्का उसका था। हाँ, तो ये इसमें जो चीज है, ये फॉर्म 45, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में रब्त क्या? फॉर्म 45 में हर कैंडिडेट का हर पोलिंग स्टेशन में जो उसको वोट मिले हैं वो फॉर्म 45 है जी। एक तरफ एक सिम्त जाते हैं कैंडिडेट्स के नाम, और एक सिम्त पोलिंग स्टेशन 1 to 270 मिसाल के तौर। अब हर एक पोलिंग स्टेशन का एक खाना है, और ऊपर से नीचे आते हुए हर एक कैंडिडेट का एक खाना है, और हर खाने में आप हर पोलिंग स्टेशन से जो आपको वो वोट दिए गए हैं वो उसमें आ जाते हैं। अब जब ये आ जाते हैं तो उसका टोटल जो है वो टोटल फॉर्म 47 में लिखा जाता है जी। यानी उसमें तफावत नहीं होनी चाहिए फॉर्म 45 में और फॉर्म फॉर्म 47 में। अब यहाँ तफावत है। फॉर्म 45 में तो जो ओरिजिनली मिले हैं वोट उसको
इनके कैंडिडेट को, वो मिले होंगे 19,000 मियां नवाज शरीफ थे, और उसको बढ़ा के उन्होंने लाख से सही। ऊपर कर दिया। तो एतजाज हसन साहब, ये आज जो जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अब्बासी, इनकी तरफ से रिमार्क्स आए और वो वाज़े तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद मलिक साहब ने ट्रिब्यूनल्स तश्कील दिए थे वो दुरुस्त तरीका था। अगर उनको करना पड़ते वो भी इसी तरीके से ट्रिब्यूनल तश्कील देते, वो खुद नाम देते, नाम ना भिजवाते, 20-20 नाम ना भिजवाते। तो ये तरीक़ाकार जो है वो मुरव्वजा तरीक़ाकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये फैसला दिया जाना कि वो पहले वाले ट्रिब्यूनल जो है उनको मुअत्तल कर दिया जाए, आपके ख्याल में ये दुरुस्त है? ये बिल्कुल गलत है, और इसकी वजह यह है, मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एक चीज मैं आपको बता दूं जरा इस मामले में, बड़ी ये फॉर्म 45 सारा कुछ बताता है इलेक्शन का। ये इन्होंने मिजाज ये बनाया, आपको याद होगा कि 2013 में जब वोट कास्ट हो गए हर तरफ, बैग बंद हो गए, और मियां नवाज शरीफ 8 बजे आए अपनी बैल्कनी पे, और उधर से बैल्कनी से उन्होंने ये ऐलान किया, विक्ट्री स्पीच भी की, और कहा कि मुझे सिंपल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, मुझे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। बिल्कुल। अब 2/3 मेजॉरिटी कौन कन्वर्ट कर सकता था? वो तो पहले होता वोटर्स को, भाई निकलो जाओ और वोट डालो। अब वोट खत्म हो चुके थे, वोट टल चुके थे, नतीजे आना शुरू हो चुके थे। हाँ, अब कौन था जो उसको 2/3 मेजॉरिटी दे सकता था? वो ऐसा इदारा था जो कि उन बैग्स पे दस्तरस रखता। तो अब सर मुझे ये बताइएगा कि जो अब तक पेशरफ्त हो चुकी ट्रिब्यूनल्स में, क्या वहां से आगे नए ट्रिब्यूनल जो है जब उनको शिफ्ट किया जाएगा, केसेस को अगर कर दिया जाता है तो वहां से आगे वो प्रोसीडिंग्स चलाएंगे, या फिर नए सिरे से इसके ऊपर कार्रवाई होगी? इन्होंने तो आलिया नीलम साहिबा, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को भी मजरू कर दिया इस वक्त लाके। और अब अगर वो बनाएंगी ऐसे ट्राइब्यूनल जो रिटायर्ड जजेस पे होंगे, रिटायर्ड जज का इनको फायदा यह है कि उसमें को एतजाज हसन साहब, आपकी आवाज मुनक़ते हो गई है। एतजाज हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। अब ज़ाहिर है कि ये मामला हमने किस तरीके से अनफोल्ड होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आज बड़ा फैसला आ गया है, और जो हुकूमत ऑर्डिनेंस लाई थी, अब उसी हवाले से कानून साजी का अमल जो है वो भी जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सरों पर मंडलाता हुआ सवाल यह है कि क्या 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात, उस वक्त जो सिक्का रायजुल वक्त कानून था इस मुल्क में, वो उसके मुताबिक ट्रिब्यूनल्स काम करेंगे, या फिर माजी में इतलाक किया जाएगा किसी ऑर्डिनेंस या कानून साजी का कि जो 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात हुए थे उसकी उज़रदारियां सुनने के लिए अब बनाया जाने वाला कानून जो है उसके तहत ट्रिब्यूनल बनेगा, और किसी रिटायर्ड जज को भी लगाया जा सकता है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ सनाउल्लाह मस्तीखेल साहब मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उज़मा कारदार साहिबा मौजूद होंगी मुस्लिम लीग नवाज से, और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार अजमल जामी साहब मौजूद होंगे। यही मामला फॉर्म 45-47 और जो चीखती चिंगाड़ती हुई महंगाई है उस पर बात करेंगे आफ्टर ब्रेक।